जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एट कैप्टन बत्रा क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले कुछ दिनों से हम लोग एक सीरीज पर, एक सीक्वेंस पर काम कर रहे हैं जिसमें मैंने आपको नाउन के डिफरेंट चैप्टर्स के, वर्ड पावर के, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। और पिछले अपने कुछ लेक्चर से मैंने एक सीरीज स्टार्ट की जिसमें कि हम लोग चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन करेंगे और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और एग्जामिनेशन से पहले पूरी कोशिश होगी कि एक बार हम पूरे चैप्टर का एक रिवीजन कर डालें और रिवीजन करके उस पर क्वेश्चंस कर लें, ताकि हमारी जो पढ़ाई है वह श्योर हो कि हाँ, हम लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को हम लोग सही अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो आइए बच्चों, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हमने नाउन का नेक्स्ट ये चैप्टर है, नेक्स्ट ये लेक्चर है, जिसमें कि हम लोग आज पहले नाउन के कुछ कॉन्सेप्ट लेंगे, नाउन के बारे में कुछ जानेंगे। नाउन का मतलब ये है कि नाउन के जेंडर के बारे में। इसके पहले हमने नंबर के क्वेश्चन किए थे। आज हम लोग पहले कुछ पढ़ेंगे कि नाउन का जो जेंडर होता है उसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा। देखिए, आगे हम लोग जेंडर स्टडी करने जा रहे हैं। तो जेंडर में आप जानते हैं कि हालांकि नाउन के तो वैसे 4 जेंडर होते हैं। पहला है आपका मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर। ये 4 जेंडर्स होते हैं। लेकिन आज हम लोग बेसिकली 2 जेंडर्स की बात करेंगे, मैस्कुलिन और फेमिनिन। और एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी बच्चों मैस्कुलिन और फेमिनिन के ही क्वेश्चन आते हैं, जब भी आते हैं, कुछ और नहीं आता। तो आइए देखते हैं। आप जानते हो जेंडर में नाउन के 2 जेंडर हैं यहां पर, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। तो मैस्कुलिन जेंडर का मतलब क्या है? ऐसे वर्ड्स जो किसे दिखाते हैं, ऐसे वर्ड्स जो मेल को दिखाते हैं उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। और ऐसे वर्ड्स जो फीमेल को शो करते हैं उन्हें बच्चों हम क्या कहते हैं? उन्हें हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। आप सारे विद्यार्थियों को यह बात मालूम होगी कि मैस्कुलिन का मतलब यह है कि ये मेल को डेनोट करता है और फेमिनिन का मतलब यह है कि ये फीमेल को डेनोट करता है। ठीक है, तो ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है और ये फेमिनिन जेंडर है। जैसे बॉय है, अब जब आप बॉय कहते हैं तो आपको पता है कि बॉय मेल पर्सन को दिखाता है। जब आप फादर कहते हैं तो ये मेल को शो करता है। जब आप ब्रदर कहते हैं तो ये मेल को शो करता है। अगर मैं इसके आगे बढ़ जाऊं और मैं लिख दूं डॉग, तो ये मेल को डेनोट करता है, आप जानते हैं, है ना। ऐसे वर्ड्स जो मेल एनिमल को, मेल पर्सन को दिखाते हैं उन्हें हम किस में रखते हैं? उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। और जो फीमेल को शो करते हैं, जैसे आप देखिए गर्ल है, आपका मदर है, सिस्टर है, तो ये सारे के सारे क्या हैं? बॉय का फेमिनिन जेंडर क्या होता है? गर्ल होता है। फादर का जब फेमिनिन जेंडर क्या है? मदर है। और ब्रदर का फेमिनिन जेंडर क्या है? सिस्टर है। तो ऐसे वर्ड्स जो फीमेल को शो करते हैं उन्हें हम फेमिनिन में रखेंगे, और जो मेल को शो करते हैं उन्हें हम किस में रखेंगे बच्चों? मैस्कुलिन में। ज्यादा इसमें समझने जैसी कोई चीज नहीं है। समझने वाली जो चीजें वो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए। तो मुझे आपको आज कराना क्या है? मुझे बच्चों कराना यह है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका मैस्कुलिन और फेमिनिन हमें मालूम होना चाहिए और इनमें से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे आप देखो, बैचलर एक वर्ड होता है, बैचलर। और बैचलर का मतलब क्या होता है? जिसकी शादी ना हुई हो, लिखा हुआ कुंवारा लड़का। अगर बैचलर के अपोजिट की बात की जाए, इसके फीमेल की बात की जाए, तो इसे हम मेड कहते हैं या इसको हम स्पिंस्टर कहते हैं। देखो, ये मामला लर्न करने का है, ये मामला याद करने का है, लेकिन याद करने में बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे उन वर्ड्स को यहां पर रखा कि मेड जो है ये बैचलर का अपोजिट मेड है, और बैचलर का अपोजिट क्या है? इंस्पिंस्टर है। इंस्पिंस्टर है, इंस्पिंस TER।
और इसकी मीनिंग क्या होती है, कुंवारी लड़का या कुंवारी लड़की। चलिए एक अगला वर्ड है हमारा इंपॉर्टेंट सा, बोअर। बोअर का मतलब क्या है, जंगली सुअर। और ध्यान दीजिए बच्चों, इसका जो अपोजिट है वो क्या होता है, वो SOW, शो होता है। तो आपको करना क्या है कि बोअर का अपोजिट क्या हो गया, सो। और मैंने आपसे बोला कि यहां मैंने उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को रखा है जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार आते हैं, नॉन कमीशन में भी आते हैं, कमीशन में भी आते हैं, CDS में भी आते हैं, कोई सा भी एग्जाम आप देखो हर जगह ये वर्ड्स आते हैं। फिर देखिए अगला वर्ड है मॉन्क। मॉन्क का मतलब क्या है, मठ का जो व्यक्ति है उसे मॉन्क कहते हैं, मॉन्क। मॉन्क का मतलब क्या है, जो मठ में रहता है उसे मॉन्क कहते हैं, है ना। आप जानते हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है वो लोग मठ में रहते हैं, तो उससे हम मॉन्क बोलेंगे, महंत कहेंगे। और इसका अपोजिट क्या हो गया बच्चों, इसका अपोजिट हो गया नन, यानी महंतनी हो गया। अगला वर्ड देखिए किंग। आप सारे बच्चों को मालूम है कि किंग का अपोजिट क्या होता है, क्वीन, बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही लैड है, और लैड का मतलब क्या है, लैड का अपोजिट लैस है। बच्चों एक बात लेकिन याद रखिएगा, जब हम बॉय कह के लड़का बोलते हैं, बॉय का अर्थ भी लड़का है, लेकिन जब हम बॉय कह के लड़का बोलते हैं और बच्चों जब हम लैड कह के लड़का बोलते हैं, दोनों बातों में डिफरेंस है। बॉय का मतलब यह है कि नवजात बच्चे से लेकर के जो टीनेजर होता है वहां तक को हम बॉय कह सकते हैं, लेकिन ये जो लैड होता है ये केवल टीनेजर है। और ऐसे ही जो लैस है ये भी हम टीनेजर के लिए यूज करते हैं। तो लैड का अपोजिट क्या है, लैस है। आगे देखिए विजर्ड। विजर्ड मीन्स होता है जादूगर, और इसका अपोजिट क्या हो गया, तो इसका अपोजिट हो गया विच, यानी जादूगरनी। आगे बढ़ते हैं। स्टैग ये एक प्रकार का हिरण है, ठीक है बच्चों। स्टैग का मतलब क्या, ये एक प्रकार का हिरण होता है, एक प्रकार का डियर होता है, और ये मेल होता है। और अगर आप इसके अपोजिट की बात करेंगे तो इसका अपोजिट क्या होता है, हाइंड होता है। ये हिरनी, यानी ये भी फीमेल डियर होता है। फिर देखिए गैंडर। ये सारे वर्ड बार बार एग्जाम में आते हैं, मैं आपको बार बार रिट्रेट कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस बार बार आपके एग्जाम में आते हैं। तो वर्ड क्या है, गैंडर। और गैंडर का मतलब क्या है, नरहंस, है ना, ये हंस है गैंडर। और इसका अपोजिट क्या होता है, गूज। याद रखिए गैंडर का अपोजिट क्या होगा, गूज। स्टैग का अपोजिट क्या होगा, हाइंड। विजर्ड का अपोजिट क्या होगा, विच। लैड का अपोजिट क्या होगा, लैस। किंग का तो आप जानते हैं। मॉन्क का अपोजिट क्या होगा, नन। बोअर का अपोजिट क्या होगा, सो। और बैचलर का अपोजिट क्या होगा, मेड या स्पिंस्टर। ये बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। मैं आपके याद करने के हिसाब से ही इन चीजों को बता रहा हूं। चलिए और आगे लेते हैं। तो अगला देखिए मैस्कुलिन वर्ड है, और ये उसका अपोजिट फेमिनिन वर्ड है। तो मैस्कुलिन वर्ड में वर्ड क्या लिखा है, लॉर्ड, और इधर अपोजिट क्या होता है, लेडी, है ना। हालांकि जो लेडी है ये जेंटलमैन का भी अपोजिट होता है, और ये लॉर्ड का अपोजिट होता है। लॉर्ड आप जानते हैं, अगर आप ब्रिटिश पीरियड को देखिए, और वैसे भी इंग्लैंड में दो हाउस हैं, एक होता है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। तो जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर होते हैं उन्हें लॉर्ड कहते हैं। हालांकि आप लैंड लॉर्ड भी बोलते हैं। तो लॉर्ड का मतलब है स्वामी, और इसका अपोजिट क्या हो गया, लेडी। जैसे लैंड लॉर्ड होता है, लैंड लेडी होता है, तो लॉर्ड का अपोजिट क्या हो गया, लेडी हो गया। आगे देखिए अर्ल। अर्ल बेटा ये इसकी हिंदी सामंत लिखी हुई है। तो सामंत ये एक पोस्ट है। पहले अगर आप देखेंगे तो ये राजपूत पीरियड में सामंत एक पोस्ट थी। ऐसे इंग्लैंड में अर्ल भी एक पोस्ट थी। ऐसे आपको कई सारे वर्ड मिलेंगे जो कि उसी सिचुएशन को शो करते हैं। तो अर्ल भी एक पोस्ट थी, और अर्ल का जो अपोजिट होता है ये क्या होता है, काउंटेस। और काउंटेस का मतलब क्या है बच्चों, सामंत की जो पत्नी है उसे हम काउंटेस कहेंगे। अर्ल का मतलब क्या है, सामंत, और काउंटेस का मतलब है सामंत की पत्नी। क्लियर हो रहा है आपको मामला यह है कि आपको बच्चों इन्हें याद करना है। मैंने ये सोचा कि जब मैं आपको नाउन पढ़ा रहा हूं तो क्यों ना नाउन के जेंडर और नंबर के उन क्वेश्चंस को भी लिया जाए जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आगे देखिए
अर्ल का अपोजिट हो गया काउंट। फिर देखिए ड्रेक, ड्रेक का मतलब क्या है, ये एक प्रकार का बतख है और ये किसकी बात करता है, ये मेल बतख की बात करता है। और अगर आप इसके फीमेल की बात करेंगे तो इसका फीमेल क्या हो गया, इसका फीमेल डक हो गया, जिसको मादा बतख कहते हैं। चलिए आगे देखिए कोल्ट, कोल्ट का मतलब है घोड़े का जो बच्चा होता है उसे कोल्ट कहते हैं, ठीक है। घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं, कोल्ट बोलते हैं। और अगर इसके अपोजिट की बात करें बेटा तो इसका अपोजिट क्या हो गया, इसका अपोजिट फिली हो गया। तो आपको करना क्या है, आपको करना सिर्फ इतना ही है कि कोल्ट का अपोजिट क्या होता है, कोल्ट का अपोजिट फिली होता है, ठीक है। और कोल्ट की मीनिंग क्या है, घोड़े का बछड़ा और घोड़े की बाछी, ये इसकी हिंदी हो गई। फिर हम लोग बक में आते हैं। बक का मतलब क्या है, ये रैबिट है, एक प्रकार का खरगोश है। और जो नर खरगोश होता है यानी जो मेल होता है उसे हम बक बोलते हैं। और अपोजिट बच्चों क्या होता है, तो इसका अपोजिट आपका डो होता है, जिसे मादा खरगोश बोलते हैं। तो क्या याद करना है, बक और उसका अपोजिट क्या हो गया, डो। फिर देखिए RAM, रैम, और इसका अपोजिट क्या है, ईव। ध्यान दीजिए रैम का मतलब ये एक प्रकार का सीप है, रैम का मतलब भेड़ा है ना, यानी जो सीप है, जो मेल सीप है उसे RAM, रैम कहेंगे। और जो बच्चों अपोजिट जिसका इसका जो जेंडर है यानी जो फीमेल को शो करता है उसे क्या कहेंगे, उसे ईव कहेंगे। तो रैम का अपोजिट क्या हो गया, ईव हो गया। क्लियर हो रहा है बच्चों। चलो आगे वर्ड है हॉर्स, सारी दुनिया जानती है हॉर्स मतलब घोड़ा। और इसका अपोजिट क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि घोड़ा का जो अपोजिट जेंडर होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसको इंग्लिश में MARE, मेयर कहते हैं। हालांकि आप लोगों को याद होगा कि मेयर एक और भी होता है MAYOR। ये जो मेयर होता है ये नगर का प्रमुख होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिए ये जो मेयर होता है ये क्या है, तो ये हॉर्स का अपोजिट वाला आपका मेयर होता है, ठीक है। आगे देखिए ड्यूक है। जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जैसे अर्ल होता है आपका, ये यहां पर क्या लिखा, अर्ल, अर्ल भी, अर्ल की मीनिंग भी सामंत है। और अगर आप देखें तो जो ड्यूक लिखा है, ड्यूक की मीनिंग भी सामंत है। तो ध्यान दीजिए इंग्लैंड में ये जो आपका अर्ल था ये एक पोस्ट थी और जो ड्यूक था एक पोस्ट थी। लेकिन हमारे देश में इंडिया में ऐसी कोई पोस्ट तो थी नहीं, तो उसी से मिलता जुलता एक नाम दे दिया गया सामंत। ये दोनों का जनरलाइज नाम है। आप ये समझ सकते हैं कि जैसी पोस्ट ड्यूक थी, जैसी पोस्ट अर्ल थी, वैसी ही पोस्ट हमारे कंट्री में क्या थी, दैट वाज सामंत, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है बच्चों डचेस, यानी जो ड्यूक का अपोजिट होता है वो क्या है, डचेस। जैसे आपने एक इंटरमीडिएट में एक बुक पढ़ी होगी लास्ट डचेस, है ना, तो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना, और उस ड्रामेटिक मोनोलॉग में लास्ट डचेस की बात की गई और ड्यूक की जो पत्नी होती है उसे क्या कहते हैं, डचेस कहते हैं। तो जान लीजिए कि ड्यूक सामंत है हिंदी, और इसकी वाइफ को यानी इसके अपोजिट जेंडर को क्या बोलते हैं, तो उसको हम डचेस बोलते हैं। चलिए बच्चों आगे देखिए मैन सर्वेंट। मैन सर्वेंट का मतलब क्या है, ये सर्वेंट के मेल जेंडर को दिखाता। मैन तो आप समझ रहे हैं कि मैन का मतलब ये किसकी बात करता है, ये मेल की बात करता है। और जैसे अभी आपने पढ़ा था कि जो बैचलर था उसका अपोजिट मेड था, तो ठीक ऐसे ही मैन सर्वेंट का अपोजिट क्या हो गया, मेड सर्वेंट। तो आपको याद क्या करना है, एक तरह से रट्टा क्या मारना है, मेमोराइज क्या करना है कि हमारा मैन सर्वेंट होता है और मैन सर्वेंट का मेड सर्वेंट होता है। और एक बात और याद रखिएगा कि जैसे बच्चों ये मेड सर्वेंट होता है ऐसे ही ये आपका वुमेन सर्वेंट भी हो सकता है। अगर कभी एग्जामिनेशन में आता है तो याद रखेंगे मैन सर्वेंट का अपोजिट मेड सर्वेंट तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ इसका अपोजिट वुमेन सर्वेंट भी होता है। चलिए अगला हमारा वर्ड क्या है, तो अगला वर्ड है मिल्कमैन। जो घर में दूध देने वाला आता है, ग्वाला, है ना, उसे हिंदी में क्या कहते हैं, ग्वाला, यानी जो मिल्कमैन होता है। और इसका अपोजिट की अगर बात करें, देखिए फिर से वही मेड यहां पर भी आ गया। जब इसमें हमने दोबारा से मेड लगा दिया तो ये वर्ड आपका क्या हो गया,
ये मिल्क मेड हो गया। तो मिल्क मेड का मतलब है ग्वालिन, यानी जो मिल्कमैन है उसका अपोजिट जेंडर क्या होता है, तो इसका अपोजिट जेंडर होता है बच्चों मिल्क मेड। ठीक है, आप सारी बात समझते जा रहे हैं। यानी कुल मिला के आप इतना सोच सकते हो अपने दिमाग में कि अगर मेड कहीं पर लगा है, जैसे आपने पहले पढ़ा था ना कि अगर बैचलर है तो वो मैन को दिखाता है, और अगर फीमेल की बात की जाएगी तो मेड की बात करेंगे। तो अगर मेड कहीं पर लगा है इसका मतलब यह है कि वो किसकी बात करता है, फीमेल की बात करता है, फीमेल जेंडर को दिखाता है। नेक्स्ट देखिए अगला वर्ड एबट। तो ये कौन होता है, ये मठ का जो अधिकारी होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा क्या था, अभी आपने पढ़ा मॉन्क, और मॉन्क का अपोजिट आपने क्या पढ़ा, नन। तो जो मठ में रहने वाला बंदा है, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी है, जो मठ में रहता है, उसे मॉन्क कहते हैं। और ये मेल की बात करता है, और जब फीमेल की बात करोगे तो नन हो जाएगा। लेकिन भाई साहब मठ का जो अधिकारी होता है, मठ का जो अधिकारी है उसे क्या कहते हैं, तो उसको एबट कहते हैं। और अगर कोई इसका अपोजिट जेंडर पर कोई है तो उसे क्या कहेंगे, उसको हम एबिस कहेंगे, मठाधिकारिणी, यानी ये एक प्रकार का उसका अपोजिट जेंडर को दिखाता है। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके हमने मैस्कुलिन पढ़े और उनके हमने फेमिनिन पढ़े, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए बच्चों कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे आपका ड्रोन है। ड्रोन का मतलब क्या है, ये ड्रोन मधुमक्खी की बात करता है, लेकिन जो ड्रोन है ये नर की बात करता है, यानी ये मेल की बात करता है। और आपने अक्सर सुना होगा कि हनी बी बोलते हैं हम, हनी बी। हनी बी का मतलब क्या, मधुमक्खी। हमेशा बी की बात की जाती है। आपने देखा हो कभी भी ड्रोन की बात नहीं की जाती। तो ड्रोन की बात क्यों नहीं करते, या ड्रोन हम लोग क्यों नहीं सुनते। देखिए ज्यादातर क्या 100% आपको यही मिलेगा कि जो शहद इकट्ठा करने का काम करती है वो बी करती है। ड्रोन तो बस बैठ करके आराम से खाता रहता है, मजा करता रहता है, काम धाम कुछ नहीं करता वो। तो इसलिए ड्रोन का नाम ही मिट गया। जो काम नहीं करेगा, जो मेहनत नहीं करेगा, धीरे धीरे वो बाहर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, हम लोग अगर मेहनत नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हमारा नाम भी मिट जाएगा। एक किनारे हम घर में खा करके सोते रहेंगे, कोई हमसे मतलब ही नहीं है, तो फिर हमारा नाम ही क्यों रह जाएगा। ध्यान दीजिए, बी का मतलब क्या होता है, ये मादा मधुमक्खी की बात करता है। और ड्रोन का मतलब क्या होता है, तो बच्चों ये नर मधुमक्खी की बात करता है। तो ड्रोन का अपोजिट क्या हुआ, ड्रोन का अपोजिट हो गया बी। आगे देखिए बुलक। बुलक का मतलब क्या होता है, बाछा। जैसे अभी आपने पढ़ा था ना कि लैड होता है और लैस होता है, मैन होता है, वुमैन होता है, ऐसे ही बुल होता है, ऑक्स होता है ना। तो बुल का जो बच्चा है, यानी ये जो बच्चा है इसे बुलक कहते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो गया, तो इसका अपोजिट होता है हीफर। और हीफर मतलब क्या लिखा हिंदी में, बाछी लिखा। ध्यान दीजिए, तो बुलक के अगर अपोजिट की बात करेंगे तो बुलक का अपोजिट क्या हो गया बच्चों, हीफर, है ना। ये आपको याद करते जाना है, अपने दिमाग में बिठाते जाना। आगे बढ़िए, और फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ बक। बक मतलब क्या है, नर हिरन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो बक का मतलब नर हिरन की बात करता है। और इसके अपोजिट की बात करेंगे तो अपोजिट क्या है बच्चों, डो, यानी मादा हिरन, है ना। तो ये खरगोश भी होता है और ये आपका हिरन भी होता है। सांभर भी आप जानते हैं, सांभर एक प्रकार का डियर होता है, एक प्रकार का हिरन होता है। तो जो बक है इसका अपोजिट क्या होगा, बक का अपोजिट हो जाएगा डो। ठीक है, मैंने आपको बोला कि ये एक प्रकार का डियर है, ये एक प्रकार का हिरन है। ठीक है, चलिए अगला देखिए हार्ट। हार्ट भी बच्चों ये हिरन है। भाई देखो, हिरन की कई प्रजातियां होती हैं, डियर की कई प्रजातियां होती है, और अलग अलग स्पेसीज में उसके अपने अलग अलग नाम होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो हार्ट है दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डियर। और इसका अपोजिट क्या होता है, जैसे इसका अपोजिट बक का अपोजिट डो होता है, वैसे ही बच्चों हार्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट आपका रो हो जाएगा, है ना। तो हिरन हो गया, हिरनी हो गया, ये इससे तो आप लोग
परिचित ही होंगे हिरन और हिरनी, वैसे ही इससे भी अब परिचित हो जाइए, इसे भी अब याद कर लीजिए कि हार्ट होता है और हार्ट का अपोजिट क्या होता है, रो होता है। नेक्स्ट वर्ड में आते हैं फ्रायर, फिर से उसी चीज पे आ गए। फ्रायर का मतलब महंत है या सन्यासी है। भाई बौद्ध धर्म में होगा तो महंत कहलाएगा, हिंदू धर्म में होगा तो सन्यासी कहलाएगा। हाँ, दोनों का काम सेम ही है। काम क्या है कि दोनों स्पिरिचुअल परसूट में लगे हैं, दोनों आध्यात्मिक उद्देश्य में लगे हुए हैं। तो ये बच्चों क्या हो गया, फ्रायर, जिसकी मीनिंग महंत या सन्यासी है। और फिर वही बात कि इसका अपोजिट भी क्या होता है, नन होता है। तो याद रखिएगा, मॉन्क के अपोजिट की बात की जाएगी तो वो नन होता है। अगर फ्रायर के अपोजिट की बात की जाएगी तो फ्रायर का अपोजिट क्या होता है, ये भी नन होता है। नेक्स्ट वर्ड लीजिए, अगला वर्ड है स्वेन, है ना। स्वेन का मतलब क्या है, तो स्वेन का मतलब युवा पुरुष होता है। लेकिन कैसा युवा पुरुष, जैसे आप जानते हैं लोग गांव में भी रहते हैं, शहर में भी रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति गांव का है, अगर मैं शुद्ध हिंदी में कह दूं कि जो गबड़ू जवान है, यानी जो गांव का रहने वाला युवा व्यक्ति है, अपना बलिष्ठ व्यक्ति है, थोड़ा बुद्धि कम है उसके पास, लेकिन है ताकतवर, वो जवान युवा है, तो ध्यान दीजिए उसे क्या कहेंगे, उसको हम स्वेन कहेंगे। और स्वेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो स्वेन का अपोजिट हो जाएगा निम्फ, है ना। हालांकि इसमें लिखा है युवा पुरुष गड़ेरिया देहाती, ध्यान दीजिए, इसको दिल पे लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहने का मतलब यह है कि जो फार्मिंग से लगा हुआ है, जो गाय भैंस चराने में लगा हुआ है, उस तरह का जो युवा व्यक्ति है, ध्यान दें बच्चों, उसे हम स्वेन कहते हैं। और इसका अपोजिट क्या हो गया, तो इसका अपोजिट आपका निम्फ हो गया, युवती हो गया, है ना। चलो बाबा, अगला टर्म है चेयरमैन। ये बहुत बार आता है एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, चेयरमैन। याद रखिए, कई बार लोग क्या करते हैं कि जो महिला सभापति होती है उसके लिए भी चेयरमैन वर्ड का यूज कर लेते हैं। मैंने तो बहुत लोगों को, यहां तक कि पढ़े लिखे लोगों को भी ऐसा बोलते हुए देखा है कि जो चेयरमैन है उसका अपोजिट, मतलब जहां पर फीमेल की बात करनी होगी वहां पर भी चेयरमैन कर डालेंगे। तो आप याद रखोगे कि चेयरमैन का मतलब है सभापति, और अगर वहां पर कोई महिला सभापति हो, जैसा आपके सामने ये लिखा है कि बच्चों अगर कोई महिला सभापति होगी तो आप क्या करेंगे, उसे चेयर पर्सन कहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है स्पोक्समैन और स्पोक्स पर्सन। जैसे चेयरमैन और चेयर पर्सन होता है, ठीक ऐसे ही स्पोक्समैन और बच्चों क्या होता है, स्पोक्स पर्सन। स्पोक्समैन की बात की जाएगी तो ये किसकी बात करेगा, मेल की बात करेगा। और अगर स्पोक्स पर्सन की बात की जाएगी तो किसकी बात करेगा, फीमेल की बात करेगा, ठीक है। क्लियर है आपको यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं। और नेक्स्ट में बच्चों अब हमने कुछ नंबर ले लिए। अभी तो मैंने आपसे कहा था जेंडर की बात हो गई, अब हम कुछ नंबर ले लेते हैं। हालांकि जेंडर और नंबर तो बहुत हैं, अगर मैं पढ़ाने लगूंगा तो 4-6 दिन भी खत्म नहीं होगा, लेकिन मैंने उनमें से कोशिश ये की कि जो इंपॉर्टेंट हैं और कुछ उनके टाइप्स भी इंक्लूड हो जाए, वो मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया। अब आइए नंबर में। तो नंबर अगर आप देखेंगे तो जैसे जर्नी होता है, अब बच्चों आपको मालूम है कि मैं फिर वही बात बोल रहा हूं कि मैंने उनको लिया है जो टिपिकल है, जहां कंफ्यूजन होता है। जैसे कहीं पर इंग्लिश में अगर वाई आ जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, उसको IES में चेंज कर दिया करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनमें आई आता है फिर भी उनको हम YES में चेंज नहीं करते, और हमें यही तो कंफ्यूजन होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए मैंने बोला कि नंबर और जेंडर, तो आपको पता है कि नंबर में दो ही चीजें होती हैं, या तो वो सिंगुलर होगा बच्चों और या तो वो प्लूरल होगा, क्योंकि इंग्लिश में तो दो ही नंबर होते, तीसरा कोई नंबर तो होता नहीं। तो जैसे जर्नी है तो जर्नी का प्लूरल क्या हो गया, जर्नीज हो गया। ध्यान दीजिए, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस एक बार दिमाग में रखना है। जैसे की का मतलब है चाबी, और की का प्लूरल क्या है, तो इसका प्लूरल हो गया आपका कीज। लेकिन देखिए आगे थोड़ी कहानी बदल रही है। क्या बदल रही है कि ये हाफ लिखा हुआ है, लेकिन जब हम हाफ का प्लूरल बनाते हैं तो हाफ में से एफ हटा करके
हमने इसको क्या कर दिया, VES में चेंज कर दिया, हाफ का हाल्व्स हो गया। इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें जो F होता है जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं तो उसको हम किस में लगा देते हैं, VES में। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कोई ऐसा पक्का कानून नहीं है कि अगर F आएगा तो उसको हमेशा उसमें हम चेंज ही करेंगे, लेकिन बहुत जगहों पर चेंज करते भी हैं और बहुत पर नहीं भी करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगला भी बिल्कुल वैसे ही है, लीफ, और लीफ का प्लूरल क्या होता है, लीव्स होता है। ये मैं आपको सारे प्लूरल की बात नहीं कर रहा हूं बच्चों, मैंने बोला कि मैंने कुछ गिने चुने एग्जाम्पल लिए हैं और इनके पीछे क्या कायदा कानून है इस पर हमारा फोकस नहीं है, हमारा फोकस इस बात पर है कि एक बार आप इसका रिवीजन करें। चलिए आगे देखिए, थीफ होता है, तो थीफ का प्लूरल क्या होता है, थीप्स होता है। सेल्फ होता है, सेल्फ का प्लूरल क्या होता है, सेल्फ तो आप समझ रहे होंगे, सेल्फ का मतलब जो अलमीरा होती है, वो एक प्रकार का जो दीवार में लगा हुआ अलमीरा होता है, उसे सेल्फ कहते हैं। तो सेल्फ हो गया, और सेल्फ का प्लूरल क्या हुआ, सेल्फ्स हो गया। ध्यान दीजिए, नाइफ तो आप रोज यूज करते हो, नाइफ मतलब चाकू, और नाइफ के अगर प्लूरल की बात आएगी तो क्या हो जाएगा, नाइफ्स हो जाएगा। नाइफ का प्लूरल क्या हो गया, नाइफ्स हो गया। आगे देखिए, वाइफ, इससे तो कोई बात ही नहीं है ना परिचित होने की, वाइफ का प्लूरल क्या हो गया, वाइफ्स हो गया, है ना। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि इन यहां से लेकर के, ध्यान दीजिए बच्चों, यहां से लेकर के और यहां तक पूरा आपको एक चीज देखने को मिल रही है, और वो ये है कि इसमें जो F आ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप इसको VES में चेंज करते चले जा रहे हो। जहां पर भी F आ रहा है उसको VES में चेंज करते चले जा रहे हैं। ऐसे ही फिर देखिए, स्ट्राइफ आया है, स्ट्राइफ को क्या कर दिया, अब देखो मामला फंस गया। स्ट्राइफ का स्ट्राइप्स होता है, यानी यहां पर FES लगा हुआ है, VES नहीं लगा है। अब देखिए फिर वही बात, हूफ लिखा हुआ, हूफ जानवरों का जो पैर होता है उसमें हूफ होता है ना। अब ध्यान दीजिए, हूफ है, हूफ का प्लूरल दोनों होता है, हूप्स भी होता है और हूप्स भी होता है। अब देखो यहां पर नियम कायदा कानून फेल, यानी हमको ये समझते हुए चलना है कि किसका प्लूरल क्या है। तो पढ़िएगा एक बार, जर्नी का जर्नीज, की का कीज, हाफ का हाल्व्स, लीफ का लीव्स, थीफ का थीप्स, सेल्फ का सेल्फ्स, नाइफ का नाइफ्स, वाइफ का वाइफ्स, सेल्फ का सेल्फ्स, स्ट्राइफ का स्ट्राइप्स, और हूफ का हूप्स और हूप्स दोनों। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ और वर्ड लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ध्यान दीजिए, वर्ड लिखा है कार्गो। अब कार्गो, आप देखो कई बार जब ओ आता है, लास्ट में जब ओ आता है तो ओ को चेंज करने के कई सारे तरीके होते हैं। कई बार जब हम ओ आता है तो उसके बाद ES लगाते हैं जब प्लूरल बनाना होता है। जैसे देखिए कार्गो लिखा है, अब इसका जब हमको प्लूरल बनाना हुआ तो क्या लिख दिया, यहां पर कार्गोज लिख दिया बच्चों, ठीक है। अब आप देखिए, कार्गो का कार्गोज हो गया। ऐसे ही मस्कीटो है, तो मस्कीटो मतलब मच्छर, और इसका प्लूरल क्या हो गया, मस्कीटोज हो गया। इसमें भी लास्ट में ओ आया था और चेंज किस में कर दिया, ES में चेंज कर दिया। फिर अगला वर्ड देखिए, एम्ब्रियो लिखा हुआ। एम्ब्रियो, ध्यान दीजिएगा बच्चों, एम्ब्रियो का मतलब है भ्रूण की बात हो रही। बच्चा जो है वो पहले भ्रूण बनता है, फिर धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो को अगर मैं हिंदी में लिखूं तो लिख सकता हूं भ्रूण। ध्यान दीजिए, अब बच्चों अगर एम्ब्रियो के प्लूरल की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इसका प्लूरल क्या है, एम्ब्रियोज हो गया। तो कोई ऐसा पक्का कायदा कानून तो चल नहीं रहा है भाई। अगर हम ये मान लें कि जहां पर ओ आएगा उसे क्या कर देंगे, उसको ES में चेंज कर देंगे, तो यहां तो नहीं हो पाया। इसलिए मैंने क्या किया कि आपके लिए जो इंपॉर्टेंट थे, जो एग्जामिनेशन में आने वाले थे, उनकी एक लिस्ट बनाई और उन चीजों को मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। तो चलिए देखिए, एम्ब्रियो का प्लूरल क्या हुआ, एम्ब्रियोज हो गया। देखिए डोर माउस, अब माउस है, अब इसमें क्या हुआ, जो माउस था वो माइस में चेंज हो गया। तो डोर माउस का अपोजिट जेंडर क्या हो गया, आप जानते हैं कि एक तरह का चूहा होता है, माउस मतलब चूहा, और डोर माउस है तो ये चूहे का एक प्रजाति है।
तो डोर माउस का अपोजिट क्या हो गया? डोर माइस हो गया, है ना, माउस का माइस होता है। अगला देखिए, गूज होता है बच्चों, गूज, है ना, और गूज का अपोजिट क्या हो गया? गीज। गूज क्या होता है? तो गूज जो है ये हंस की बात की जाती है, एक प्रकार का ये हंस की प्रजाति होती है ना, जैसे हंस की प्रजाति में ही बगुला भी आता है, हंस की प्रजाति में हंस आता है, और भी तमाम सारी बर्ड्स आती हैं। तो गूज होता है, और गूज का अपोजिट क्या हो गया? गूज का अपोजिट आपका गीज हो गया। ठीक है बच्चों, सॉरी अपोजिट नहीं, बल्कि ये इसका क्या हो गया? ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। गूज का प्लूरल क्या हो गया बच्चों? गीज हो गया। मैंने फिर आपसे बोल रहा हूं, मैं वो वर्ड्स लिखा हूं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो गूज का गीज हो गया। माउस हो ही चुका है, माउस का माइस होता है। देखिए अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, तो जब हम किसी कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं, जैसे देखिए ये क्या लिखा है? कमांडर, कमांडर लिखा है। और अभी आगे आप पढ़ेंगे कि अगर मैं इसी को कंपाउंड बना लूं तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा कमांडर इन चीफ। अभी इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। कमांडर इन चीफ, यहां पर कमांडर है और कमांडर का क्या हो गया? कमांडर्स हो गया, है ना। आगे देखिए, हॉर्स, रेस हॉर्स बच्चों। अब आप देखो, इस नाउन को बनाने के लिए हमने क्या किया? इस नाउन को फॉर्म करने के लिए हमने टू वर्ड्स का यूज किया। तो जब किसी नाउन को बनाने के लिए हमने टू या मोर देन टू वर्ड्स का यूज किया होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इसे हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। और जब कोई नाउन कंपाउंड नाउन बनता है तो बच्चों उसमें उसमें हम क्या करते हैं? उसमें प्लूरल बनाने का अपना एक तरीका होता है। जैसे आपने रेसेस हॉर्स नहीं लिख दिया, क्या लिखा है? रेस हॉर्सेस। यानी इसका जो मेन वर्ड होता है एस उसमें जोड़ा जाता है, ना कि जो इसका सप्लीमेंट्री वर्ड होता है एस उसमें ऐड करते हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई नाउन कंपाउंड नाउन है तो उसमें जो मेन वर्ड होता है एस हमेशा उसमें यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया? रेस हॉर्स है, तो ये आपका रेस हॉर्सेस हो गया। आगे देखिए, मेड सर्वेंट लिखा है, तो इसमें मेन टर्म, मेन वर्ड कौन है? तो मेन वर्ड इसमें बच्चों सर्वेंट है। और मेड तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मेड केवल जो है वो मेल या फीमेल को दिखाने के लिए यूज हुआ है। तो मेड सर्वेंट, और इसका प्लूरल क्या हो गया बच्चों? तो प्लूरल इसका हो गया मेड सर्वेंट्स। लेकिन आगे आप देखिएगा, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मेड सर्वेंट होता है ऐसे ही वुमेन सर्वेंट भी होता है। तो मेड सर्वेंट का प्लूरल तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, लेकिन याद रखेंगे अगर आप वुमेन सर्वेंट की बात करेंगे तो बच्चों इसका जब प्लूरल बनाओगे तो जो आपका वुमेन है ये भी वीमेन बनेगा, और जो आपका सर्वेंट लिखा है इसका क्या हो जाएगा? ये भी सर्वेंट्स बनेगा। इस बात को याद रखिएगा, बहुत टिपिकल है, बहुत ज्यादा फंसाता है ये एग्जामिनेशन में। वुमेन का भी प्लूरल वीमेन होगा और सर्वेंट का भी प्लूरल सर्वेंट्स होगा। ये नहीं कि आप वुमेन सर्वेंट्स कर दें या वीमेन सर्वेंट कर दें, इसको याद रखिएगा कि ये क्या हो जाएगा? तो ये आपका वीमेन सर्वेंट्स हो गया। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को बच्चों? चलिए, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन ना करके मैं शॉर्ट में बात कर रहा हूं, क्योंकि नहीं तो फिर हमारा पूरा ही नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर बच्चों मैन सर्वेंट लिखा है। अब आप देखिए, जो मैन सर्वेंट है इसमें क्या किया? जैसे वुमेन के साथ किया था वैसे ही इसके साथ भी किया। मैन का मैन कर दिया, और सर्वेंट का क्या कर दिया? तो सर्वेंट का सर्वेंट्स कर दिया, और क्या बना दिया इसको? मैन सर्वेंट्स बना दिया। समझ रहे हैं? चलिए फिर देखिए, लॉर्ड जस्टिस लिखा हुआ है। अभी आपने पढ़ा था ना कि लॉर्ड का मतलब है स्वामी, और इसका अपोजिट जेंडर क्या होता है? लेडी। तो आप देखो, जब इसको आप प्लूरल बनाते हैं तो लॉर्ड का क्या बन जाएगा? लॉर्ड्स बन जाएगा। और देखिएगा, जो आपका जस्टिस लिखा है तो जस्टिस का क्या बन जाएगा? जस्टिसेस। ये भी बहुत टिपिकल है, इसे भी याद रखना है कि ये लॉर्ड का लॉर्ड्स हो गया और जस्टिस का क्या हो गया? जस्टिसेस हो गया। तो ये क्या बन गया? लॉर्ड्स जस्टिसेस हो गया। आगे देखिए, काऊ है अगला वर्ड, काऊ। और काऊ का प्लूरल क्या होता है? काऊ की मीनिंग तो आप सारे जानते हो।
तो काऊ का प्लूरल क्या हो गया, काइन भी होता है और काउज भी होता है। मान लो कहीं पर काउज ना हो तो याद रखिएगा इसका प्लूरल काइन भी है और काउज भी है। और लास्ट वर्ड लेते हैं और वो क्या है, स्पून फुल है ना। जब भी किसी वर्ड में फुल जोड़ते हैं तो वैसे तो वो एडजेक्टिव बनता है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि फुल जोड़ करके हम नाउन बनाते हैं, यानी किसी नाउन में भी फुल जोड़ते हैं। अगर किसी नाउन में बच्चों हमने फुल जोड़ लिया और अगर ऐसे फुल जोड़े गए नाउन को हमने प्लूरल रखना हो तो कभी भी ये नहीं बनेगा कि हम ये लिख दें कि स्पून्स फुल। हमेशा याद रखिएगा ये क्या बनेगा, ये हमेशा बनेगा स्पून फुल्स। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग। चलिए, तो ये मैंने आपको नंबर और जेंडर के की कुछ कॉन्सेप्ट आपसे बात किए, कुछ बातें आपको बताई। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के तो टॉपिक पूरा ही नहीं हो सकता। आइए देखिए, पहला आज का सवाल क्या है, आप लोग समझिएगा, इसको पढ़िएगा और जहां आपका डाउट होगा वो मुझे बताइएगा। तो पहला क्या लिखा, सम ऑफ द गेस्ट्स, ध्यान दीजिए, सम ऑफ द गेस्ट्स वर सिटिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ द रूम। जैसे लोग क्या बोलते हैं कि कुछ जो मेहमान हैं वो कमरे के फर्श में बैठे हैं, कमरे की जमीन में बैठे हैं। ध्यान दीजिए, अगर कोई जमीन भी बोलता है तो भी इसकी मीनिंग क्या है, जमीन का मतलब पृथ्वी की बात नहीं हो रही है, ग्राउंड का मतलब कुछ और है बच्चों। ग्राउंड का मतलब जमीन यानी पृथ्वी की आप बात कर रहे हैं, है ना। और अगर आप ये बात कर रहे हैं कि कुछ मेहमान थे जो कि जमीन पर बैठे हुए थे, तो इसके लिए कमरे की जो जमीन होती है तो कमरे की जमीन को हमेशा फ्लोर कहा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, सम ऑफ द गेस्ट्स वर सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑफ द रूम। याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्लोर ऑफ द रूम बनेगा, ना कि बच्चों ये आपका ग्राउंड ऑफ द रूम बनेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में आ चुका है। अगर आप जमीन की बात करेंगे कमरे में तो आप किसकी बात करेंगे, फ्लोर की बात करेंगे, ना कि ग्राउंड की बात करेंगे। ठीक है, हम डे टू डे लाइफ में इस तरह की गलतियां करते रहते हैं, हिंदी अंग्रेजी हर जगह। आगे देखिए, 20 मेल्स एंड 30 फीमेल्स वर सेलेक्टेड बाय द कमीशन। मान लीजिए कहीं पर कोई एग्जाम हो रहा है और उसमें पुरुष भी हैं और महिलाएं भी हैं, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पुरुषों के लिए मेल वर्ड का यूज करते हैं और महिलाओं के लिए फीमेल वर्ड का यूज करते हैं। आपको बता दूं, आज से याद रखिएगा, ये पूरी तरह से गलत है। जब आप मेल और फीमेल की बात करेंगे तो ये केवल उनके सेक्स की बात करता है, ये केवल उनके लिंग की बात करता है। कभी भी अगर जैसे मान लीजिए कि अगर हमें अपने ऑफिस में रिक्वायरमेंट हो काउंसलर की, अगर हमें रिक्वायरमेंट हो टीचर की, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम कहते हैं मेल टीचर। आज से आप याद रखेंगे ये बिल्कुल गलत है। या अगर हम ये कहते हैं फीमेल टीचर तो बच्चों ये पूरी तरह से गलत है। क्या बोलना चाहिए, मैन टीचर बोलना चाहिए या वुमेन टीचर बोलना चाहिए। या हम कहते हैं मेल काउंसलर या फीमेल काउंसलर, है ना। या हम कहते हैं मेल स्टाफ या फीमेल स्टाफ। ये सब अकॉर्डिंग टू ग्रामर एक तरफ से गलत है। हमें बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, मैन काउंसलर और वुमेन काउंसलर, मैन स्टाफ और वीमेन स्टाफ, ऐसा बोलना चाहिए। तो ये जो मेल्स लिखा है यहां पर क्या लिखना पड़ेगा बच्चों, यहां पर हमको लिखना पड़ेगा मैन। और जहां पर फीमेल्स लिखा है तो यहां पर क्या लिखना होगा, यहां हमें लिखना होगा वीमेन। तो याद रखिएगा, मेल और फीमेल को लिटरली आप कहीं यूज नहीं कर सकते, है ना, केवल क्योंकि ये किसी व्यक्ति के लिंग को दिखाते हैं, उसके अलावा आप इसका कहीं यूज ही नहीं कर सकते। चलिए अगला सवाल देखिए, दी स्टूडेंट्स हु लिव इन द बोर्डिंग, ध्यान दीजिए, यानी वो विद्यार्थी, जैसे आप जानते हैं कई सारे विद्यार्थी, आप में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हॉस्टल में रहते हैं। तो जब आप अपने घर से बाहर रहते हो तो आप जानते हैं आपको वो फैसिलिटीज, वो सुविधाएं, घर का खाना, घर का रहना, घर की आजादी शायद आपको नसीब ना हो पाए। तो द स्टूडेंट्स हु लिव इन बोर्डिंग, ध्यान दीजिए, अब ये जो आपका बोर्डिंग लिखा है
तो बोर्डिंग अकेले से काम नहीं चल सकता, बोर्डिंग अकेले से काम नहीं चलेगा, हम क्या कहेंगे, हु लिव इन बोर्डिंग हाउस। याद रखिएगा, बोर्डिंग अकेले से काम नहीं चलेगा, इसको हमें आगे उसके साथ जोड़ना पड़ेगा। हम लोग क्या करते हैं कि आप बोर्डिंग हाउस भी कह सकते हैं, हम बोर्डिंग स्कूल भी कह सकते हैं। आप जानते हो कि डे बोर्डिंग होता है, डे नाइट बोर्डिंग होता है। तो जो लोग बोर्डिंग स्कूल में रहते हैं, जो बोर्डिंग हाउस में रहते हैं, लेकिन भैया बोर्डिंग अकेले से काम नहीं चलेगा, इस वाले सेंटेंस में ये एरर हो गई। चलिए अगला सवाल लिया जाए। तो अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जल्दी से करते हैं। क्या है, आई फिनिश द 3/4 ऑफ द वर्क इन अ रिकॉर्ड पीरियड ऑफ 4 days। मान लीजिए कि हमारा कोई काम है और हमने 4 दिनों में बहुत सारा काम निपटा लिया है ना। तो हमने क्या कहा कि भाई रिकॉर्ड पीरियड ऑफ 4 days में हमने 3/4 काम निपटा दिया, 3/4 काम निपटा दिया। तो याद रखिएगा, अगर भाई साहब आप 1/4 कहेंगे तो 1/4 तो बोला जा सकता है, अगर आप 1/3 कहेंगे तो 1/3 तो बोला जा सकता है, लेकिन अगर आप 2/4 कहोगे, अगर आप 3/4 कहेंगे तो ये गलत है। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फोर्थ में एस लगाना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 3/4, यानी अगर 1 है तब तो आप फोर्थ लगाइए। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर 1 नहीं है बच्चों, 1 के अलावा 2 है, 3 है, 4 कुछ भी है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, आगे वाले को आपको प्लूरल में ले जाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 3/4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आइए। इन द एब्सेंस ऑफ अ पॉजिटिव विटनेस द मर्डर केस कुड नॉट बी स्टैब्लिश्ड अगेंस्ट हिम। यानी उसके लिए कोई ऐसा एविडेंस नहीं था, कोई ऐसा विटनेस नहीं था, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं था, है ना बच्चों, ध्यान दीजिए, जिसकी वजह से उसको क्या किया जा सके, उसको आप जो है अपराधी साबित कर सके। तो पूरा सेंटेंस पढ़िए, इन द एब्सेंस ऑफ पॉजिटिव विटनेस, है ना, द मर्डर केस कुड नॉट बी स्टैब्लिश्ड अगेंस्ट हिम, यानी उसके खिलाफ कोई हमको सही सबूत नहीं मिला, अगर मैं हिंदी में बोल दूं तो। अब बच्चों याद रखिए कि इंग्लिश में गवाह के लिए, सबूत के लिए 2 वर्ड होते हैं, एक तो आपका एविडेंस होता है और एक क्या होता है, आपका विटनेस होता है। तो विटनेस का मतलब यह कि उस व्यक्ति जिसने आंखों से उस घटना को देखा हो, उसे विटनेस कहते हैं। और एविडेंस का मतलब यह कि उससे रिलेटेड मर्डर को, उस क्राइम को, उस केस को साबित करने वाले जो और भी चीजें होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसको एविडेंस कहा जाता। तो यहां पर जो रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट किसकी है, विटनेस की नहीं है, बल्कि एविडेंस की है। कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है। तो ये यहां पर विटनेस नहीं होगा बल्कि एविडेंस होगा। ये सब रूल से हट करके डिस्कस करने वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें रूल्स में नहीं आती, बल्कि इनको हम ऐसे ही पढ़ते हैं। चलिए अगला और इसका आखिरी क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द कंटेंट्स। तो मेरे सारे विद्यार्थियों को पता है कि इसमें क्या गलती होगी, आप सब जानते हैं कि क्या गलती है इसमें। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द लेटर। अक्सर हम लोग बोलते हैं कि भाई मीटिंग के क्या कंटेंट है, अक्सर हम कहते हैं कि इस बुक के क्या कंटेंट हैं। आपको पता है बच्चों, कंटेंट बिल्कुल गलत है। अगर आप ये कहना चाहते हो कि इस बुक के, इस किताब के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, यानी इसमें क्या क्या चीजें लिखी गई हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमेशा कंटेंट्स होगा, ना कि बच्चों इसके लिए कंटेंट होगा। क्योंकि आप जानते हैं कंटेंट का मतलब क्या होता है, सेटिस्फैक्शन। और अगर आप किताब के में जो बातें लिखी गई हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा और हमेशा प्लूरल में यूज होता है। जैसे आपने एक रूल पढ़ा है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं
जैसे आर्म्स, रिक्वायरमेंट्स, रैशंस, प्रीमाइसेस, ऑर्डर्स, है ना बच्चों। ये ऐसे नाउन्स हैं जिनमें हमेशा क्या लगा रहता है, हमेशा एस लगा रहता, और इनको हम यूज किस में करते हैं, तो यूज इन्हें हमेशा हम बच्चों किस में करते हैं, प्लूरल में। ध्यान दीजिए, तो ये आपका कंटेंट्स हो गया। अब जब ये प्लूरल में यूज होगा तो भाई साहब यहां पर जो वर्ब आएगी वो भी तो प्लूरल ही होगी ना। तो आई वॉन्ट टू नो वॉट आर द कंटेंट्स ऑफ द मीटिंग। मीटिंग के कंटेंट्स क्या हैं, वॉट आर द कंटेंट्स ऑफ द लेटर, वॉट आर द कंटेंट्स ऑफ द बुक, आप ऐसा बोलोगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 7, 8, 9। तो 7, 8, 9 क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सी बाइज वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वर्थ 20 रुपीज डेली, यानी रोज वो कितने की सब्जी खा जाती है और कितने का फल खा जाती है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, वेजिटेबल्स तो सही लिखा हुआ है, वेजिटेबल्स तो होता है, लेकिन याद रखेंगे कभी भी बच्चों फ्रूट्स नहीं होता, हमेशा क्या होता है, फ्रूट होता है। फ्रूट का हम फ्रूट्स नहीं करेंगे। अगर एग्जामिनेशन में कभी ऐसा सवाल आता है कि फ्रूट की बजाय फ्रूट्स लिखा है, तो हाँ, अगर हम लोग फ्रूट के टाइप की बात कर रहे हो तब बात अलग है, लेकिन हम सिंपली अगर फलों की बात कर रहे हो तो हमेशा याद रखिएगा फ्रूट होता है ना कि फ्रूट्स होता है। ठीक है, चलिए, और वेजिटेबल नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, वेजिटेबल्स होगा। तो ये जो लिखा है ये तो ठीक लिखा है, मगर ये जो लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, ये इस सेंटेंस में एरर है। अगला देखिए, तो कस्टम ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कलेक्टेड एट द एयरपोर्ट। जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो एयरपोर्ट पर टैक्स लगता है ना, जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो जो टैक्स लगता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कस्टम्स ड्यूटी। ध्यान दीजिए, जो टैक्स लगता है उसको कस्टम्स ड्यूटी कहते हैं। और इसमें जो कस्टम लिखा हुआ है इसका अर्थ तो रीति रिवाज होता है। और भाई साहब अगर आप टैक्स की बात कर रहे हैं तो टैक्स के लिए हम क्या करेंगे, टैक्स के लिए हम यहां पर कस्टम्स का यूज करेंगे। कस्टम्स ऑन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज कलेक्टेड एट द एयरपोर्ट, है ना। एयरपोर्ट पर जो सामान आता है, जो सामान जाता है, आयात होता है, निर्यात होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, कस्टम्स वर्ड का यूज करते हैं, ना कि कस्टम वर्ड का यूज करते हैं। इज इट क्लियर टू यू कि कस्टम जो वर्ड है वो अलग है और कस्टम्स जो वर्ड है दैट इज डिफरेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल लीजिए। तो अगला बच्चों आपका क्वेश्चन क्या है, अगला आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, तो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे ये कहता है, क्या कहता है, पढ़िए इसको और बताइए क्या है सवाल। द ओल्ड लेडी हु क्रैश्ड टू डेथ बाय अ स्पीडिंग ट्रक वॉज वॉकिंग इन द सेंटर ऑफ द रोड। बहुत बेहतरीन सवाल है, आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या गलती है। ध्यान दीजिए, एक बूढ़ी महिला बेचारी क्या करे, बूढ़ी महिला बेचारी रोड को क्रॉस कर रही है। जब वो रोड को क्रॉस कर रही है, उधर से एक तेज रफ्तार से आती हुई ट्रक ने क्या कर दिया उसको, और वो चल कहां रही थी, बूढ़ी की भी स्पीडिंग ट्रक वॉज वॉकिंग, द ओल्ड लेडी हु क्रश्ड टू डेथ बाय अ स्पीडिंग ट्रक वॉज वॉकिंग इन द सेंटर ऑफ द रोड। उस बूढ़ी की गलती सिर्फ सिर्फ क्या कहूं, गलती ये थी कि वो रोड के बीच में टहल रही थी। ध्यान दीजिए, तो बेटा देखो ये जो सेंटर लिखा है, सेंटर का मतलब ये है जैसे कि ये मार्कर है, ये अर्थ है, आप लोग पढ़ते हैं साइंस में, इसका सेंटर होता है ना। जैसे कोई कोई घर है उसका सेंटर होता है, लेकिन अगर वो रोड के बीचों बीच टहल रही थी तो रोड के बीचों बीच का मतलब ये है कि इन द मिडिल ऑफ द रोड। याद रखिएगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो इसके लिए हम लिख देंगे कि इन द मिडिल ऑफ द रोड। ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। यहां जहां सेंटर ऑफ द रोड लिखा है, ये सेंटर ऑफ द रोड नहीं होगा, बल्कि बच्चों क्या होगा, ये आपका हो जाएगा इन द मिडिल ऑफ द रोड। इज इट क्लियर टू यू। बहुत बेहतरीन सवाल है कि इसमें क्या हो जाएगा, मिडिल हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो जाएगा,
तो जहां पर कस्टम लिखा हुआ है यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा, कस्टम्स हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल में आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो अगला सवाल आपसे ये कहता है क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। लीजिए, गुड नाइट, ये रहा, आपने गुड नाइट बोल दिया किसी को। हाउ डू यू डू, जैसे मान लीजिए आप किसी से मुलाकात करते हैं और जब आपने उससे मुलाकात किया, जैसे आप अपने दोस्त से मिलने गए, जब आपकी मुलाकात हुई रात में 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, आपने बोला कि गुड नाइट, हाउ डू यू डू, यानी आपने उसे गुड नाइट बोला, कैसे हो मेरे भाई, ठीक ठाक हो कि नहीं ठीक ठाक हो। तो अब आपने बेटा क्या किया, यहां पर गलत वर्ड का सिलेक्शन किया। हमेशा याद रखिएगा कि जो गुड नाइट होता है ये एक पार्टिंग सैल्यूटेशन होता है। गुड नाइट क्या होता है, गुड नाइट एक पार्टिंग सैल्यूटेशन होता है। इसका यूज हम तब करते हैं जब हम किसी से अलग होते हैं। और आगे देखिए, ये जो सेंटेंस लिखा है हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू का मतलब क्या है कि मेरे भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ठीक ठाक हो कि नहीं ठीक ठाक हो। तो ये जो हाउ डू यू डू है, ये मिलने पर पूछोगे ना, कि जाते समय पूछोगे भाई आप किसी से मिलने आए थे, 1 घंटा रहे, उसके साथ 2 घंटे रहे, और जब जाने लगे तो आपने पूछा कैसे हो मेरे भाई, तो कहेगा तुम पागल हो क्या यार, अभी तक नहीं पूछे हो कैसे हो, जब जा रहे हो तो पूछो कैसे हो। यानी यहां पर सेंस क्या है, यहां सेंस ये है कि जब आप मिल रहे हैं तो आप गुड नाइट नहीं बोल सकते, क्योंकि गुड नाइट क्या है, ये एक पार्टिंग सैल्यूटेशन है। अब अगर गुड नाइट को रिप्लेस करने वाला वर्ड दिया जाए तो आपको पता है अगर रात का मामला है तो आप उसे क्या बोलेंगे, तब आप उसे बोलेंगे गुड इवनिंग। क्या बोलोगे बेटा, आप उसे कहोगे गुड इवनिंग, हाउ डू यू डू। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया, गुड इवनिंग हाउ डू यू डू। चलिए अगले सवाल में आइए, और सवाल देखिए क्या लिखा है, वीमेन्स क्लॉथ्स आर जनरली मोर एक्सपेंसिव देन मेन। महिलाओं के जो कपड़े होते हैं वो पुरुषों के कपड़ों के कंपैरिजन में, ध्यान दीजिए, महिलाओं के जो कपड़े हैं वो पुरुषों के कपड़ों के कंपैरिजन में क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या गलती है, देन मेन अगर आप कहेंगे तो इसका अर्थ निकलेगा कि पुरुषों से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। आपको कहना यह है कि पुरुषों के कपड़ों से, यानी बेटा आपको क्या बोलना है, मेंस क्लॉथ्स। और आपको पता है कि अगर किसी नाउन का हमने एक बार यूज कर लिया और उसी नाउन को हमें दोबारा यूज करना हो तो हम उसे रिपीट नहीं करेंगे। अब यहां क्या होगा, यहां पर क्लॉथ्स नहीं आएगा, क्या करेंगे, केवल मेंस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, केवल केवल मेंस लिखेंगे, मेन नहीं लिखेंगे। क्योंकि अगर मेन कह देंगे तो मेन का मतलब यह है कि पुरुष से ज्यादा एक्सपेंसिव की बात होगी, पुरुष के कपड़ों की बात हो रही। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चों, इफ द कैटल्स एंटर द फील्ड प्लीज ड्राइव देम आउट। मैं समझता हूं सारे विद्यार्थियों को यह मालूम होगा कि ये जो कैटल्स होता है ये कैटल्स नहीं होगा बल्कि कैटल होगा, क्योंकि जो कैटल है वो एक ऐसा कलेक्टिव नाउन है जो हमेशा किस में यूज होता है, हमेशा और हमेशा प्लूरल ही रहता है। और जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें एस लगाने की क्या आवश्यकता है, यानी आप इसे कैटल्स नहीं कह सकते हो, आप इसे क्या लिखोगे, कैटल लिखोगे। ठीक है, चलिए अब आज का लास्ट लेते हैं, आज का लास्ट हम लोग स्लाइड लेते हैं, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15। आइए बच्चों, a 5-man committee had a 3 hours meeting yesterday। ध्यान दीजिए, आपने अभी मैंने आप लोगों से कंपाउंड नाउन की बात की थी। A 5-man committee had a 3 hours meeting yesterday, है ना। तो जब कोई नाउन कंपाउंड नाउन होता है तो उसमें जो कंपाउंड वर्ड होता है उसको हम किस में यूज करते हैं,
कंपाउंड वर्ड को हम किस में यूज करते हैं बच्चों? हमेशा सिंगुलर में यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अ 5 मैन कमिटी। ध्यान दीजिए, अ 5 मैन कमिटी। और जैसे 5 मैन कमिटी हो जाएगा, ऐसे ही अ 3 आर मीटिंग भी होगा। यानी उधर जो आपका आर्स लिखा है, ये आर्स जो लिखा है ये आर में चेंज हो जाएगा, और ये जो मैन लिखा है ये किस में चेंज हो जाएगा? मैन में चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये चूंकि कंपाउंड नाउन है और इसमें जो कंपाउंड वर्ड है इसको किस में यूज करेंगे? सिंगुलर में। अरे भाई जैसे हम ये कहें कि आई हैव अ 500 रूपी नोट, तो रुपीज नोट नहीं होगा बल्कि क्या होगा? रूपी नोट होगा। चलिए अब आगे देखिए, रो अपॉन रो होना था, इसको क्या होना था? रो अपॉन रो। क्यों होगा बच्चा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा कि जब किसी नाउन को हम प्रीपोजिशन को, दो नाउन्स को प्रीपोजिशन से कंबाइन करते हैं, तो दोनों ही नाउन्स किस में यूज होते हैं? सिंगुलर में। और बेटा किस में? सिंगुलर में, है ना। और याद रखिएगा कि इसके लिए जो वर्ब आती है ये भी क्या होती है? ये भी सिंगुलर होती है। तो रो अपॉन रो ऑफ पिंक मार्बल्स इज सीन इज शूदिंग टू द आईज। ठीक है, अब लास्ट सवाल लिया जाए। हिज सैलरी इज 2 टाइम्स एंड हाफ टू दैट ऑफ माइन। मान लीजिए किसी की तनख्वाह है और उसकी सैलरी से आपकी सैलरी 2.5 गुना ज्यादा है, तो आप इस बात को कैसे कहोगे? है ना। तरीका क्या है? तरीका यह है, इसको लिखना क्या चाहिए था कि इज 2.5 टाइम्स, 2.5 टाइम्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो टाइम्स होता है कई बार ये बीच में भी आता है और कई बार ये बाद में आता है। अगर हमें क्वांटिटी की तरह से दिखाना हो, अगर हमें गुना की तरह से दिखाना हो, तो याद रखिएगा हमेशा जो टाइम्स है ये इसमें बाद में आएगा। जैसे हिज सैलरी इज 2.5 टाइम्स टू दैट ऑफ माइन, यानी उसकी तनख्वाह मेरे से 2.5 गुनी है। ठीक है, तो ये बच्चों हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए, कुछ जेंडर के और नंबर के कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़े, और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये सारी चीजें आपके काम की होंगी और एग्जामिनेशंस में आपको बेनिफिट पहुंचाएंगी। ठीक है, तो टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।